Yes. मैं मॉड्यूल सिमिलर आ रहा है। Yes, yes. देखिए ऐसा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में पढ़ा रहा था, आ रहा है सब कुछ ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में पढ़ा रहा था और इसमें मैंने काफ़ी पॉइंट्स बता दिए थे, करीब 60-70% टॉपिक में पढ़ा चुका था। तो एक बार ब्रिस्क वे में मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है ना। और उसमें से अगर कुछ बात बची है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपका जो 2-4 पॉइंट बचे हैं उनको पढ़ा के मैं आज ये खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। आधी घंटे में वीडियो कट करते जाइएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए बहुत बढ़िया से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाना मैंने शुरू किया। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया फेरेडेज एक्सपेरिमेंट बढ़िया से बता दिया। फिर उसके बाद फेरेडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, ठीक है ना। फर्स्ट को न्यूटन्स लॉ भी कहते हैं, सेकंड को लेंस लॉ भी कहते हैं, थोड़ा डिटेल में समझा दिया। फिर आपको समझा दिया लेंस लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। लेंस लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये डिस्कशन कर दिया। ये 3 डिस्कशन हमारे हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट बता दिया, सेल्फ इंडक्टर बता दिया, ठीक है ना। और साथ में आपको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड ये भी प्रूफ करके दिखा दिया कैसे कैसे क्या हो जाएगा कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ये सारे डिस्कशन हो चुके हैं, ठीक है बेटा। तो मेरा बताने का मकसद अभी ये है कि जल्दी एक बार आपको बता दें क्या क्या मैंने बताया, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको बता के आज मैं इसको क्लोज कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्री बोर्ड 18 तारीख से है। अब प्री बोर्ड बढ़िया से दे लीजिए, ठीक है ना। संडे को आपको चाहिए तो आ जाइए, आपका टेस्ट ले लें, ठीक है। मंडे को दे दीजिए, इत्मीनान से तब आइए, तब बाकी की बात आगे करते हैं। अलर्ट हो गया, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, आपका नुकसान होगा। तो अब आप देखिए फेरेडेज एक्सपेरिमेंट बताया, फिर फेरेडेज लॉज बताया, फिर फिर बताया कि लेंस लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर आपको बताया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, ठीक है ना। म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड, ठीक है ना। इसी में साथ में मैंने आपको बताया था कि अगर 2 कॉइल हैं, गौर से देखिए इधर 2 कॉइल हैं, इसका रेडियस a है, इसका रेडियस b है, तो इनका आपस में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो ये मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था, ये होगा μ0 n1 n2, जहाँ n1 n2 इन दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अगर इसके नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स n2 है, तो μ0 n1 n2, ठीक है ना, इनटू एरिया में होगा पाई a स्क्वायर, यानी इसकी एरिया अंदर वाले कॉइल के एरिया अपॉन 2b। ये इन 2 कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस है। बात समझ में आ गई। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बताया, साथ में म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड बताया। फिर ये वाला केस बताया। फिर कपलिंग फैक्टर भी मैंने कल डिस्कस किया था। आइडियल कपलिंग क्या होती है, कपलिंग फैक्टर की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। आइडियल कपलिंग में k बराबर 1 होता है, ठीक है ना। कब कपलिंग फैक्टर 0 होता है ये भी डिस्कस किया था। साथ में आपको ये भी बताया था, वीडियो में सारा है, कुछ लोग का मिस हो गया था, देख लेंगे। अभी मैं जल्दी रिकैप मार रहा हूँ पुरानी बात, जैसे दिमाग में सारा पिक्चर एक बार घूमे, फिर आगे की 2-4-5 बात बता के आज का ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फुल एंड फाइन कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, फिर आपको मैंने बताया था कपलिंग फैक्टर के बारे में बताया था। कपलिंग फैक्टर की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है, ठीक है ना। एक बात और कि कंपटीशन में इस तरह के सवाल बनते हैं, जैसे मान लो ऐसे कर देगा और साथ में बीच में ऐसे कर देगा, एक बीच में सर्किल रखिए, सर्किल का रेडियस a है और उसको अगल बगल क्या है, स्क्वायर है, दोनों को एक्सियल है और स्क्वायर का एक साइड का लेंथ b है। तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन जो होगा a²/b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। म्यूचुअल इंडक्शन, अगर ये S1 कॉइल है, ये S2 कॉइल है, देखिए अगर ये S1 कॉइल है, S2 कॉइल है और ये सर्कुलर है, इसकी एरिया a है और ये स्क्वायर है, इसकी एरिया b है, दोनों कोएक्सियल है, तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a²/b। बात समझ में आ गई। यस सर। हाँ, तो और इस तरह से अगर ये दोनों सर्कुलर है और ये a है और ये b है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a²/b, ठीक है ना। और कैसा भी बने, मतलब कैसा भी केस बनता है उसमें इस तरीके से करके होगा, ठीक है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस अंदर वाले का, अगर दोनों कंसेंट्रिक हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अंदर वाले के रेडियस का स्क्वायर अपॉन बाहर का, ठीक है ना, इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की ये सारी बात हम डिस्कस कर चुके थे। अब जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अभी साफ है, ठीक है ना, बोर्ड में सब आएगा नहीं, सारी बातें नहीं आएंगी, कपलिंग फैक्टर पे बातें नहीं बनेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा कपलिंग फैक्टर पूछ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप बोल देंगे कपलिंग फैक्टर इज इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज विद द फर्स्ट कॉइल अपॉन फ्लक्स लिंकेज विद द सेकंड कॉइल।
और दोनों में अगर फ्लक्स लिंकेज इक्वल है तो कपलिंग फैक्टर 1 है। ये सब डिस्कशन कल कर चुके थे, ठीक है ना। जल्दी से एक रिकैप मार रहे हैं समझ। तो अब इतनी बात हो गई। उसके बाद आपको मैंने मोशन लिनियर में बताया था कि कोई कंडक्टर अगर एल लेंथ का है, अपनी स्पीड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो ऐसे केस में उसके दोनों एंड से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी EVL। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी BVL, जहाँ B वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, L उसकी लेंथ है और V उसकी स्पीड है अपने लेंथ के परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई? इस तरह के डिस्कशन हम लोग कल कर चुके थे। हाँ, एक बात हमने शायद बताना भूल गए थे कि जो इंड्यूस्ड करंट होगी, अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर मूव कर रहा है तो कंडक्टर के एंड से पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इंड्यूस्ड करंट भी होगी। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इंड्यूस्ड करंट भी होगी। तो इस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ये बताना हम भूल गए थे, तो अब वो मैं बता दे रहा हूँ। ये होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। वहाँ पे था, ये क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बात समझ में आई? वो तो वहाँ पहले आपको राइट हैंड रूल बताए थे, यहाँ लेफ्ट हैंड रूल है। तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, इधर देखिए, ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया था फोर्स, अगर जो फोर्स निकालते हैं तो फादर मदर चाइल्ड, ये बताया था। अगर फोर्स निकालते हैं तो फादर मदर चाइल्ड, गौर से इधर देखिए, सीरियसनेस लाइए अंदर, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये लेफ्ट, रुक जाइए, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताए थे, फादर मदर चाइल्ड। तो उसी तरीके से इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। बात समझ में आई? इस केस में बाकी सब फैक्टर वही रहेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा मदर, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा, और ये जो है ये क्या था, चाइल्ड, करंट का डायरेक्शन रहेगा, ठीक है ना, करंट का डायरेक्शन रहेगा। और उस केस में जो फोर्स था, इस केस में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ कंडक्टर, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको बताया था, किसी चार्ज अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताए थे। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स की मदद से हम आपको बता रहे हैं कैसे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालेंगे। तो राइट हैंड के तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कीजिए, ठीक है ना, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है ना। तो ये मदर मतलब इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट है, इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में अगर इंड्यूस करंट है, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इस तरह से आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। सारी बातें एकदम साफ है। मैं तो आपसे बता रहा हूँ, कुछ चैप्टर्स के आपने क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस कर ली है, और एग्जाम में कुछ चैप्टर के क्वेश्चन आप नहीं भी कर पाते हैं, तो केवल बेसिक्स पढ़ते चले आइए। बोर्ड में तो डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। इंग्लिश पढ़ना आप जानते हैं, इंग्लिश समझना आप जानते हैं। कुछ जो छूट गया वो प्री बोर्ड के बाद जो टाइम मिलेगा बोर्ड के पहले, उसमें आप परफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो अब आप देखिए, इस तरीके से ये बात हो गई। ये सारे डिस्कशन हमारे हो चुके थे। और क्या डिस्कशन हुए थे हमारे, एक मिनट रुकिए, और क्या डिस्कशन हमारे हुए थे? मेरे ख्याल से इतने डिस्कशन हुए थे। अब मैं आगे की बात पढ़ा रहा हूँ। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? आगे की बात। आगे की बात आप देखिए खूब बढ़िया से, इधर देखिए। अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे एक विजन बन रहा है, बन रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे एक दिमाग बन रहा है, कैसे है? बस अब बन गया ना। अब 3-4 पॉइंट है, बात खत्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक टिपिकल चैप्टर्स में से है समझने के स्तर पर, और समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, ठीक है ना। बात समझ आ गई? तो अब आप देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, खूब बढ़िया से देखिए दनादन, और उसके बाद बात खत्म। इधर देखिए, इधर देखिए। अब इस शॉर्ट वीडियो में, अब इस छोटे से वीडियो में जो बचा हुआ 10-15 मिनट है, इसमें मैं आपको बताऊंगा केवल 2 बातें, केवल 2 बातें बताऊंगा। जैसे मान लीजिए अब तक आपने देखा, देखिए इधर देखिए, अब तक आपने देखा कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर, आपने देखा किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टिंग रॉड अपने लेंथ के परपेंडिकुलर v स्पीड से मूव कर रहा है, इस प्रकार से कि लेंथ v और इस मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर है। इधर देखिए, तीनों परपेंडिकुलर है। इधर देखिए ध्यान से, तीनों परपेंडिकुलर है, तो उसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस जो इंड्यूस होता है वो BVL है, जहां B है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। ये बात आपने देखा था। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर किसी कंडक्टर को, अगर किसी रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में
ओमेगा एंगुलर स्पीड से आप घुमा देते हैं। इधर देखिए, अगर किसी रॉड को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पी है, गौर से देखिए, अगर किसी रॉड को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पी है, अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड से ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, ओमेगा एंगुलर स्पीड से किसी फिक्स पॉइंट से ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, तो भी उसके एंड्स पे एक ईएमएफ डेवलप होता है। वो कितना डेवलप होता है और उन सब बातों की स्टडी हम करने जा रहे हैं। इससे विशुद्ध रूप से कंपटीशन में सवाल आते हैं, लेकिन दिमाग में चढ़ गया तुरंत तो सुन लीजिए, है ना। ये रोटेशनल में आएगा कि उसमें थीटा वाले पे आएगा? ये ऐसा है कि कोई, अभी तक आपने पढ़ा कि कोई रॉड मूव कर रहा है, जैसे अभी तक आपने पढ़ा कोई रॉड अपने लेंथ के परपेंडिकुलर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। इस प्रकार से इधर देखिए, इस प्रकार से कि मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और स्पीड तीनों परपेंडिकुलर है, तब कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा ये आप पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा एक और केस होता है, कोई रॉड ऐसे रखा हुआ है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तेजी से रोटेट कर रहा है। कोई रॉड रखा हुआ है और ओमेगा एंगुलर स्पीड से रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। ऐसे केस में भी इसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। वो कितना डेवलप होगा मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। इस पे बेस्ड सवाल कॉम्पिटिशन्स में खूब जम के आते हैं। तो ये बेसिक आप समझ लीजिए, ठीक है। दिमाग में चढ़ गया तो देख लीजिए, इधर देखिए, देखिए ऐसा है कि ये रॉड है, ऐसे मूव कर रहा है ओमेगा से, ठीक है ना। सफाई से देख लीजिए, ये रॉड है, ऐसा रॉड है, ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है ना। इस पॉइंट O से यहाँ तक आ रहा है बोर्ड आ रहा है, यहाँ तक ये भी आ रहा होगा, नहीं अच्छा उसके बाद ज्यादा आ रहा है, जरूर थोड़ा दूर है ना, ध्यान से देखिए थोड़ा। तो इस पे फोकस करिए। टाइम बहुत टाइम कहाँ बचा है, रिपोर्ट है 2-3 दिन बाद, मतलब जल्दी से आज खत्म ही कर देना। अब आप देखिए, यहाँ इस O पॉइंट से ऐसे ऐसे घुमा रहा है, तो मैं निकाल दे रहा हूँ। तो आप एज्यूम करिए कि एक स्ट्रिप है पतली सी इस रॉड में जिसकी लेंथ है dx, जो हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं कितना ईएमएफ जनरेट होगा। तो आप जिस पॉइंट से इस रॉड को घुमाया जा रहा है उससे x दूरी पे एक पतली सी स्ट्रिप dx आप मान लीजिए इस रॉड में। ये dx स्ट्रिप कैसे मूव कर रही है, अगर स्ट्रिप ऐसे है, अगर स्ट्रिप dx मोटाई की है, तो अगर ये रॉड सर्कुलर ऐसे रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के अलोंग, तो ये dx स्पीड स्ट्रिप जो है v स्पीड से इधर मूव कर रही है। यानी अपने लेंथ के परपेंडिकुलर ये dx स्ट्रिप v स्पीड से मूव कर रही है। मेरी बात समझे? अपने लेंथ के परपेंडिकुलर ये dx मोटाई की स्ट्रिप जो कि पॉइंट ऑफ रोटेशन से x दूरी पे है, v स्पीड से मूव कर रही है। और जहां पर v बराबर क्या होगा, x ओमेगा, x वो दूरी है पॉइंट ऑफ रोटेशन से जहां पे वो स्ट्रिप है, तो v क्या होगा, r ओमेगा x ओमेगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए? अरे समझ में आई कि नहीं? यस सर। अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यस सर, एकदम 99 में 100%, 100 एकदम 100। जब वो वहां पे बच्चे 100 समझ जा रहे हैं तो आप ना 100 समझे तो फिर बेकार ही है मेरा बताना। मैं एकदम सिंपल बना के देता हूँ चीजों को, ठीक है ना। 100% समझ में आ रहा है? सर, हाँ सर प्लीज एक बार बताइए कैसे परपेंडिकुलर। फिर एकदम शांत हो जाइए, शांत होइए। मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूँ, मैंने आपको बताया है। देखिए एक रॉड है जो अपने लेंथ के परपेंडिकुलर v स्पीड से मूव कर रहा है और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इस प्रकार से कि इसका लेंथ और इसकी स्पीड जो इसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसके एंड पर एक पोटेंशियल डिफरेंस VBL डेवलप होता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। यस सर। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है जो मैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से समझा चुका हूँ। कन्विंस है? कन्विंस है इस बात से? एकदम 100% कन्विंस है? अब नेक्स्ट बात देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कोई रॉड अगर L लेंथ का है और किसी पॉइंट के अलोंग फिक्स है और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी B है में रोटेट कर रहा है उस पॉइंट के अलोंग, तो भी उसके एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। यही मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। कितना डेवलप होगा ये बताऊंगा और कैसे डेवलप होगा ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस पॉइंट के अलोंग ये मूव कर रहा है,
तो इस पॉइंट से x दूरी पे, इस पॉइंट से x दूरी पे एक dx मोटाई की स्ट्रिप हमने अज्यूम कर ली। ध्यान देखो बेटा, ठीक है ना। तो अगर ये रॉड ऐसे मूव कर रहा है तो इस dx मोटाई कितनी है, ये छोटी सी dx को मैं ऐसे मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिप जो है, अगर ये रॉड ओमेगा से घूम रहा है तो ये स्ट्रिप v स्पीड से ऐसे मूव कर रही है, v स्पीड से ऐसे मूव कर रही है। अगर ये ऐसे, अगर पूरा रॉड ओमेगा से घूम रहा है तो ये स्ट्रिप अपने लेंथ के परपेंडिकुलर स्पीड v से मूव कर रही है। लेंथ क्या है, ये dx मोटाई, और इसका मूवमेंट क्या है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ना मूव करेगा ये dx, ऐसे मूव करेगा ना, तो टेंजेंशियली मूव कर रहा है ना, बोलिए। ये dx ऐसे है और उसके परपेंडिकुलरली ये मूव कर रहा है, ये मेरे कहने का मतलब। अब समझ में आया? एकदम क्लियर है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर ये स्पीड जो होगी x ओमेगा होगी, जहाँ क्योंकि v इक्वल टू r ओमेगा, और x कहाँ क्या है, उस स्ट्रिप की इस पॉइंट से दूरी, और ओमेगा क्या है, यूनिफॉर्म ओमेगा तो सबका सेम होगा। रोटेशन मोशन में आप पढ़े होंगे क्लास 11 में, जब कोई रॉड मूव करता है एक स्पीड ओमेगा से तो हर पॉइंट का एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहता है, लीनियर स्पीड डिफरेंट होता है। लीनियर स्पीड डिपेंड करता है कि वो पॉइंट कितना दूर है पॉइंट ऑफ रोटेशन से। इस केस में x दूरी है तो x ओमेगा। अब इतनी बात समझ गए? अब अगर ये dx मोटाई जो है v इक्वल टू x ओमेगा से मूव कर रही है तो इस, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b में रखी है, तो प्रीवियस इंफॉर्मेशन से रिलेट करके आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स पे डेवलप होगा dv, वो होगा कितना होगा, v b l, और l क्या है, dx है, और v क्या है, x ओमेगा b dx, ये dv हो गया। अब हमको पूरा v निकालना है, इधर से देखिए, अगर पूरा v निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ dv, और लिमिट क्या पुट करेंगे, x बराबर 0 टू x बराबर l। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से पूरा v क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv, x बराबर 0 टू x बराबर l। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए b ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, b ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x dx का इंटीग्रेशन, तो x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होगा। बात समझ में आ गई? और लिमिट जब पुट करेंगे x बराबर 0 से x बराबर l, तो x बराबर 0 वाला तो 0 हो जाएगा, और x बराबर l वाला हो जाएगा हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। इतना ईएमएफ डेवलप होगा। यस सर। बात समझ में? यानी कोई रॉड अगर रोटेट कर रहा है, परपेंडिकुलरली मूव नहीं कर रहा है अपने लेंथ के, तो भी ईएमएफ डेवलप होगा, और उस ईएमएफ की वैल्यू ये होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो फॉर्मूले में पुट करके फट से निकाल लीजिए। यस सर। कंपटीशन में इससे नीट उट में तो इससे डायरेक्ट लेवल पे क्वेश्चन आ जाते हैं। आईआईटी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देता है, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए, क्योंकि तुरंत मेरे दिमाग पे चढ़ गया, मैंने बोल दिया। बस समझे? हम तो इस किताब से बोलते हैं, जो रिफ्लेक्स में आता गया बोलते चले, ठीक है ना। तो ये बात हो गई, इसको समझ गया आप अच्छे से? समझ गए? अब अगली बात देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका कोई डिस्क है, अगर मान लीजिए इसी पे फेरेली कॉपर डिस्क जनरेटर इसी पे बेस्ड है, ठीक है ना। आप गौर से देखिए, अगर कोई डिस्क है तो अब देखिए इसको थोड़ा सा आप इधर देखिए, जल्दी से करिए, एकदम हमको 1 सेकंड टाइम आनी चाहिए। इसी क्लास के बाद आप लोगों को जो बात कर रहा हूँ तुरंत देखिए। इसको जब आप ये करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा BAF की बराबर, जहां F क्या होगी, इसकी रोटेट करने की फ्रीक्वेंसी, A होगा जो एरिया ये कवर कर रहा है, एरिया क्या होगा पाई l स्क्वायर, और B क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। इसको जब आप और सॉल्व करेंगे तो BAF के बराबर भी आ जाएगा, ठीक है ना। इसको जब और सॉल्व, BAF को हम फर्दर कर दे रहे हैं, BA क्या है पाई l स्क्वायर, ये क्या है पाई, फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/t। हाँ 1/t, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा बाई 2 पाई, यही ना फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये 2 पाई कट गया तो देखिए वही चीज आ गई, हाफ b ओमेगा l स्क्वायर, ठीक है ना, वही चीज आ गई। तो इसी को आप BAF भी कह सकते हैं, जहां B क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, A क्या है जो एरिया वो रॉड कवर करता है, और F क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो आप कैसे भी टर्न में आएगा आप आंसर निकालने में सक्षम रहेंगे। बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, अब आप देखिए
कि कोई अगर जैसे मान लीजिए साइकिल का पहिया है, साइकिल का पहिया जब रोटेट करता है तेजी से ओमेगा स्पीड से मूव कर रहा है इस तरीके से करके, तो उसमें कई तीली लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? कई तीली। अब आप देखिए, इसको गौर से देखिए कि जिस तरह से इसके दोनों एंड से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, ठीक है ना, अगर ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो क्या होगा? साइकिल का पहिया मतलब इस तरह की कोई भी चीज, इसी पे फेरेडेस कॉपर जनरेटर बेस्ड है, वो आपके सिलेबस में शायद नहीं है इस वाले में, या उसमें से सवाल नहीं बनता है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि अगर कोई डिस्क रोटेट कर रही है तो उसको भी आप इस रूप में विजुलाइज कर सकते हैं। साइकिल का पहिया मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो अब ये क्या है? इन दोनों एंड्स पर मान लीजिए ओमेगा से मूव कर रहा है, तो इन दोनों एंड्स पे ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर। तो हर पहिए के दोनों एंड्स पे ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, और ये पूरा का पूरा सरफेस जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। पूरा का पूरा सरफेस क्या होगा? आउटर सरफेस इक्विपोटेंशियल। लेकिन हर दो पहिए के दोनों एंड्स के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इसके बराबर होगा। मेरे कहने का ये मतलब बात समझ में आ गई? तो अगर आप किसी गैल्वेनोमीटर को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लगाएंगे तो जीरो डिफ्लेक्शन देगा। अगर सरकमफ्रेंस से किन्हीं की दो पॉइंट्स के बीच कोई गैल्वेनोमीटर लगा देंगे तो जीरो डिफ्लेक्शन देगा, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। लेकिन अगर इन दो पॉइंट्स के बीच किसी गैल्वेनोमीटर को लगा देंगे तो डिफ्लेक्शन देगा, क्योंकि उस समय क्या है, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है और करंट फ्लो करेगी। बात समझ में आ गई? इतनी बात एकदम क्लियर है और धारणा एकदम साफ है। अच्छा, एक अच्छी ठीक ठाक बात हो गई। अब एक डिस्कशन हम और कर दें, तब वीडियो कट कर दीजिएगा। एक छोटा सा डिस्कशन कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और इस पे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में नहीं आएंगे और आ भी सकते हैं बहुत आसान लेवल के। बहुत ध्यान से देखिएगा, लेकिन कंपटीशन में बहुत अक्सर आते हैं, बहुत आते हैं। खूब ध्यान से इस डिस्कशन को देखिए, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। 5 मिनट फोकस करिए यहाँ पर। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब भी कोई कंडक्टर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मैं आपको बहुत केस लेकर बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट 8-10 केस हैं। सारे केस को ध्यान से देखिए और बेसिक सब में एक ही है। देखिए, अगर किसी कंडक्टर को आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा दें तो उसके दोनों एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। बात समझ में आई? एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एरोप्लेन है। एरोप्लेन भी तो एक कंडक्टर है। इधर देखो जी, इधर देखिए, ध्यान से देखिए। एरोप्लेन नहीं रोटेट करिए, हमको एकदम एक आध लोग की वजह से सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई ये एरोप्लेन मूव कर रहा है, एरोप्लेन जब मूव कर रहा है तो भी उसके एंड से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। मैं करके दिखा रहा हूं। एरोप्लेन जब डिप कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में है और नीचे की ओर डिप कर रहा है, तो भी उसके एंड से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। वो मैं अभी दिखा रहा हूं कैसे, कब कितना डेवलप होगा, कैसा डेवलप होगा, ये सारी बातों को आप समझ जाइए। इसमें क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। बेसिक्स में बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊंगा और डिफरेंट कंडीशंस अपने दिमाग से अप्लाई कर दीजिएगा। मैं 8-10 कंडीशन बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद जैसे मान लीजिए रेल की पटरी, वो रेल देखे हैं, रेल में दोनों पहिए घूम रहे हैं, बीच में एक्सल है, दोनों पहिए घूम रहे हैं। एक्सल भी तो एक कंडक्टिंग रॉड है, उसके एंड्स पे भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, ठीक है ना। इवन जब इंसान, इस तरह का सवाल अभी 1-2 साल पहले आया है कंपटीशन में कि एक आदमी मूव कर रहा है उसके अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी हाइट इतनी है, तो बताइए सर से लेकर पैर के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। मैं आपको सारा बेसिक्स बता रहा हूं, कैसे आप करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खूब ध्यान से 5 मिनट फोकस करिए और सब सवाल इसके लग जाएंगे, कहीं दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। पहली बात तो आप ये जानिए कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है? साउथ से नॉर्थ। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है? साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या होता है? साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना। अब आप अपना दिमाग लगाना शुरू करिए, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? इधर देखिए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बाद में वो सब डिस्कस करिए। ध्यान दीजिए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ है। बात समझ में? उससे अगर ऐसे करेंगे ना तो आप ही का नुकसान है। मैं जितना कंफर्टेबल होकर बोलूंगा उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी इसके अंदर, और फिर आप ऊपर से एग्जाम दिन बाद है, ध्यान से देखिए। साउथ से नॉर्थ क्या होती है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? साउथ से नॉर्थ।
अब अपना दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए। अगर कह दे कि कोई कंडक्टर साउथ से नॉर्थ रखा हुआ है, अगर कोई कह दे कि कोई कंडक्टर साउथ से नॉर्थ रखा हुआ है हॉरिजेंटली, अगर कह दे कोई कि कोई कंडक्टर साउथ से नॉर्थ रखा हुआ है हॉरिजेंटली और वो साउथ की ओर मूव कर रहा है, नॉर्थ साउथ पे मूव कर रहा है, तो दिमाग लगाइए कि जैसे मान लीजिए इस प्लेन को मैंने मान लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके परपेंडिकुलर मान लिया मैंने वर्टिकल प्लेन, ठीक है ना। इस प्लेन को मैंने मान लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके परपेंडिकुलर मैंने मान लिया वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में होगी लेकिन साउथ से नॉर्थ की होगी, साउथ से नॉर्थ की होगी। मेरी बात समझ गए? अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर हॉरिजेंटली रखा हुआ है, तो हॉरिजेंटली रखा हुआ है तो यानी कि इसी प्लेन में है, इसी प्लेन में है। तो जब इसी प्लेन में है तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो इसका कोई भी मूवमेंट इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके किसी भी मूवमेंट पे इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि उसके पैरेलल है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब कहां होगा? जब अर्थ की वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर है। अगर ये इस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टली रखा है, तो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर है। लेकिन केवल बी और एल के परपेंडिकुलर होने से नहीं होता है, इसकी जो स्पीड है वो भी इन तीनों के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अगर नॉर्थ साउथ में रखा है और ऐसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली रखा है और नॉर्थ साउथ की ओर मूव कर रहा है, तो कोई ईएमएफ नहीं करेगा। लेकिन अगर वो इधर मूव कर रहा है तो करेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ होगा बी वर्टिकल, यानी वर्टिकल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है, बी वर्टिकल इनटू लेंथ इनटू वेलोसिटी, अगर बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इतनी बात समझ गए? ये सब बात डिफरेंट केसेस में आप लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब आप देखिए कोई कंडक्टर इस प्रकार से रखा है कि वर्टिकल रखा है, कोई कंडक्टर इस प्रकार से रखा है कि वर्टिकल रखा है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो वर्टिकल ये हुआ, यस सर, वर्टिकल ये हुआ। Yes, अगर ये वर्टिकल है तो क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। यस और सर, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ, अगर कोई जैसे मान लीजिए कंडक्टर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है और हॉरिजॉन्टल में ही मूव कर रहा है, तो केवल वर्टिकल कट करेगा। लेकिन अगर वो हॉरिजॉन्टल में, इसका मैं सेपरेट वीडियो बाद में नहीं बनाऊंगा, थोड़ा जब आप लोग का ये प्री बोर्ड खत्म हो जाए, इसका थोड़ा प्रेशर है, जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ, एक बार मैं फिर से सारी बातों का बनाऊंगा। हालांकि इससे काम आपका चल जाएगा, सवाल एक भी नहीं फंसेंगे, बात में सब कहा हूँ, लेकिन और धीरे धीरे से कहूँगा, जिससे कि आपको पिक्चर बना के दिखाऊंगा, इस तरह के सवाल बनते हैं, ठीक है ना। अगर हॉरिजॉन्टल, अगर देखिए जरा देखिए, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई कंडक्टर रखा है और हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई ईएमएफ नहीं होगा, लेकिन वर्टिकल की वजह से होगा। लेकिन वर्टिकल की वजह से भी कब हो पाएगा? जब वो अपने लेंथ के परपेंडिकुलर मूव करेगा, ठीक है ना। अगर लेंथ के डायरेक्शन में मूव करेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेंथ, वेलोसिटी और बी तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ गए? अब दूसरा केस बता रहा हूं। अब इसमें जो भी केस दिया उसमें बेसिक बात देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर खड़ा है, वर्टिकली है, मान लीजिए कोई कंडक्टर वर्टिकल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में स्टैंड है और हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो कहाँ हूँ? वर्टिकल प्लेन में हूँ। वर्टिकल प्लेन में मेरी हाइट है, लेकिन मैं मूवमेंट कहाँ कर रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो अब आप देखिए इसमें क्या क्या केस बनेंगे, इसमें क्या क्या केस। जब वर्टिकल हाइट है, सुनिए, जब वर्टिकल प्लेन में कंडक्टर खड़ा है तो वर्टिकल कंपोनेंट के पैरेलल है, तो ऐसे केस में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई ईएमएफ नहीं होगा। ऐसे केस में ईएमएफ किसकी वजह से होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। लेकिन इसमें यह भी ध्यान देनी होगी कि हॉरिजॉन्टल अगर स्ट्रेट है, अगर वर्टिकल खड़ा है और हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, बस अगर वर्टिकल खड़ा है हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, तो ये बात पूरी क्लियर नहीं हो रही। एक बार में आप लोग नहीं, अभी बात केसेस नहीं पूरे हुए। जब सवाल दूंगा तो आपको दिक्कत आएगी। हर 8-10 एस्पेक्ट में आपको बता रहा हूँ कैसे। एक तो मैंने बता दिया हॉरिजॉन्टल में रखा है और हॉरिजॉन्टल में ही मूव कर रहा है। एक मैंने बता दिया वर्टिकल में रखा है और हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है। तो वर्टिकल में रखा है और हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, तो
वो वर्टिकल कंपोनेंट को नहीं कट करेगा तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेगा। लेकिन उसमें एक बात और भी है कि वर्टिकल में रखा है और हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है और नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को भी नहीं कट करेगा। यस सर, मेरी बात समझे? क्योंकि वर्टिकल में रखा है, हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है और ईस्ट वेस्ट की ओर चल रहा है तो ही वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा और तो ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। यस सर, इतनी बात समझ गए? Yes. अब कुछ छोटी छोटी बात देख लीजिए। अब जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो बातें साफ हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, देखिए कोई एरोप्लेन एक फिक्स ऊंचाई पे उड़ रहा है। मान लीजिए कोई एरोप्लेन है, एरोप्लेन ऐसे होता है, खूब सवाल बनते हैं इससे। देखिए एरोप्लेन ऐसे फिक्स ऊंचाई पे उड़ रहा है, ये इसकी विंग्स है, गौर से देखिए, फिक्स ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो ऐसे केस में क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है, यस सर, परपेंडिकुलर है। और मान लीजिए ऐसे मूव कर रहा है और विंग्स ऐसे, एयरप्लेन ऐसे होता है, विंग्स मान लीजिए ये है और एयरप्लेन ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो एक फिक्स ऊंचाई पे चलता रहता है, डिप नहीं मारता है, तो ऐसे केस में कौन सा ईएमएफ इंड्यूस होगा? ऐसे केस में जब वो सीधे एयरप्लेन ऐसे चल रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है। यस सर, लेकिन अगर इन दोनों एंड्स पर कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा क्योंकि इसका लेंथ और डायरेक्शन ऑफ मोशन एक है। जो उसकी विंग्स हैं उसके एंड पे ईएमएफ जनरेट होगा, ये मैं कह रहा हूं। यस सर, क्योंकि विंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन है और उसके दोनों के परपेंडिकुलर क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए ऑफ अर्थ मैग्नेटिक। हाँ। बात समझ में? Yes. इसी तरीके से आप ट्रेन का एक्सल भी निकाल लीजिएगा। बात समझ में? तीनों Yes, आपस में sir. परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है ना। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर। यस सर, ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है Yes, ना। sir. तो आप हर तरह के क्वेश्चंस को लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट अब वीडियो कट कर दीजिए, फिर एक दो पॉइंट और बता दें, फिर खत्म।